स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 4 चैप्टर का नाम पृष्ठ रसायन का यह चौथा भाग है। तो आज की वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है और उत्प्रेरक विष क्या है और उत्प्रेरक की विशेषताएं क्या हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा और अपने कॉपी में जो है नोट करते चलिएगा। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे कि उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो धनात्मक, ऋणात्मक, स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक की परिभाषा को बताया जा चुका है। यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में उत्प्रेरक वर्धक क्या है। तो उत्प्रेरक वर्धक, वर्धक माने बढ़ाना, मतलब यह है कि उत्प्रेरक को क्रियाशीलता को क्या कर दे, बढ़ा देता है। क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। लेकिन ध्यान देंगे वह उत्प्रेरक का काम नहीं करता है। वर्धक जो होते हैं वह उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते हैं, केवल जो है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इसका जो उत्तर है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करते चलिए। वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक का काम नहीं करते हैं, स्वयं उत्प्रेरक का काम नहीं करते हैं, परंतु अपनी स्थिति से कर लीजिएगा, से किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देती है, उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो उत्प्रेरक वर्धक है वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं उत्प्रेरक का काम नहीं करते हैं, परंतु अपनी स्थिति से किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, बढ़ा देती हैं, उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलाते हैं और गर्म करते हैं तो यहाँ बनता है अमोनिया। तो अमोनिया गैस बनता है तो यहाँ Fi जो है इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिसके माध्यम से जो है अमोनिया गैस बनता है। अब यह अमोनिया गैस बना तो इसमें जो है इसकी क्रियाशीलता को अगर बढ़ाता है तो अगर इसमें MO जो है यह क्या कार्य करेगा, वर्धक का कार्य करेगा। अगर MO के उपस्थित में और Fi उत्प्रेरक के उपस्थित में जब इसको लेकर के गर्म करेंगे तो यह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करेगा, बढ़ा देता है। तो यह MO जो है क्या काम किया, उत्प्रेरक वर्धक का काम किया। तो उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है समझ में आ गया होगा। किसको क्रियाशीलता को बढ़ाएगा, तो याद रखिएगा उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को, अभिक्रिया को नहीं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। तो इसमें उत्प्रेरक वर्धक कौन है, तो MO जो है उत्प्रेरक वर्धक है।
अब उत्प्रेरक विष क्या होता है, बस वर्धक के जगह पे विष पढ़ेंगे तो विष मतलब यह होगा जहाँ क्रियाशीलता को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे उसमें उत्प्रेरक विष में लिखेंगे कि क्रियाशीलता को क्या करता है, घटा देता है या नष्ट कर देता है, उत्प्रेरक विष कहलाता है। तो सेम उत्तर रहेगा, बस एक शब्द को यहाँ पे हटा देंगे, बढ़ा देता है उसके जगह पे क्या लिखेंगे, घटा देता है, उत्प्रेरक क्या कहलाएगा, विष कहलाता है। तो अब समझेंगे उत्प्रेरक विष। तो उत्प्रेरक विष पहले आप लोग हेडिंग को नोट कर लीजिए, उत्प्रेरण विष क्या होता है, उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक विष। विष मतलब जहर भी होता है, मतलब इस अभिक्रिया को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, क्रियाशीलता को क्या कर सकता है, घटा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक का काम नहीं करते हैं बल्कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करती हैं, क्रियाशीलता को घटा देती हैं या नष्ट कर देती हैं, उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं, उत्प्रेरक विष कहते हैं। तो परिभाषा कितना आसान है, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष में बस थोड़ा सा आपका अंतर है। यहाँ क्रियाशीलता को घटा देती है तो घटाती है तो उत्प्रेरक विष, बढ़ाती है तो उत्प्रेरक वर्धक कहलाती है। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल याद रखेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है H2O। तो किसके उपस्थित में, तो Pt उत्प्रेरक के उपस्थित में यह जल बनता है। अगर इसमें AS जो है आर्सेनिक इसको कहा जाता है, अगर आर्सेनिक इसमें ले लिया जाए तो वह क्या बनेगा, विष बन जाएगा। मतलब ये विष है, मतलब इसको क्रियाशीलता को क्या करेगा, घटा देगा और या तो इसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो उत्प्रेरक विष समझ में आ गया होगा। यह जो AS क्या काम किया, मतलब ये विष का कार्य किया कि इस अभिक्रिया को क्या किया, नष्ट कर दिया, उत्प्रेरक विष कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, सभी विद्यार्थी से नोट करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक की विशेषताएं क्या है। तो उत्प्रेरक की विशेषताएं या नोट कर लीजिए, उत्प्रेरक की विशेषताएं। तो उत्प्रेरक की जो विशेषताएं हैं वह निम्न हैं, क्रमशः एक दो करके आपको याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो लिख लेंगे, उत्प्रेरक की विशेषताएं, उत्प्रेरक की विशेषताएं निम्न हैं। विशेषताएं क्या हैं, निम्न है, मतलब निम्न मतलब नीचे लिखा जाएगा क्रमशः एक दो करके। तो अब यहाँ पहला लिखेंगे, पहला क्या है, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है। तो यहाँ लिख लेंगे उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता
है तथा घटाता है। बढ़ा भी सकता है या क्या लिख सकते हैं, घटाता है। मतलब अभिक्रिया का जो वेग को बढ़ाता है तथा क्या करता है, घटाता भी है। तो उत्प्रेरक की पहला विशेषता हो गया कि उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ाता है तथा घटाता है। अब दूसरा है उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है। याद रखिए, जब आपको रिएक्शन जब बने, जैसे मान लीजिए कोई अभिकारक है, उसको गर्म किए तो उत्पाद बना, तो यह जो है स्वयं उत्प्रेरक अपना काम नहीं करेगा, आप उसको उत्प्रेरक को रखेंगे और उसके साथ से क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे दूसरा जो लिख लेंगे कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है, स्वयं भाग नहीं लेता है। तो दूसरा विशेषता और भी आसान है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है। तो जैसे यहाँ पर उत्प्रेरक जो लिया गया, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया गया तो जल बना है, तो यह पीटी जो है यह स्वयं नहीं लिया गया है, मतलब स्वयं नहीं भाग लेता है। मतलब आप इसको पीटी को लेकर के उपस्थित में गर्म करेंगे तो जल बनेगा। तो समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है। तीसरा जो होता है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ नहीं करते हैं। तो उत्प्रेरक जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ नहीं करते हैं। तो यहाँ तीसरा लिख लेंगे, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। तो तीसरा क्या हो गया, उत्प्रेरक जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, प्रारंभ नहीं करते हैं। तो अब चौथा समझेंगे। चौथा इसका विशेषता क्या है, तो उत्प्रेरक की मात्रा उसके रासायनिक संगठन की क्रिया के अंत में क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ लिख लेंगे, उत्प्रेरक रासायनिक संगठन क्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। तो चौथा जो है उत्प्रेरक, यहाँ कामा दे दीजिएगा, उत्प्रेरक रासायनिक संगठन क्रिया के अंत में क्या है, अपरिवर्तित रहता है। और लास्ट जो इसकी विशेषता है, उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है। यहाँ नोट कर लीजिए, उत्प्रेरक की क्रिया क्या होती हैं, विशिष्ट होती हैं। तो यह जो 5 जो है विशेषताएं उत्प्रेरक का था। तो विशेषताएं क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको विशेषताएं क्या होगा, याद हो जाएगा। अब पढ़ेंगे संदमक क्या होता है। संदमक की परिभाषा, यह कई बार पेपर में आ चुका है कि संदमक की परिभाषा बताइए, संदमक क्या होता है, ऐसे पेपर में पूछा जा चुका है। तो संदमक क्या है, तो ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक को क्या कर दें, नष्ट कर देते हैं, संदमक कहलाते हैं। तो यहाँ नोट कर लीजिए, ऐसे पदार्थ जो
ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, संदमक कहलाते हैं। तो कितना आसान है भी परिभाषा है कि ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक को क्या कर दें, नष्ट कर दें, संदमक कहलाते हैं। तो इस परिभाषा को ध्यान दीजिएगा, संदमक की परिभाषा को, और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते भी चलिए। तो अब संदमक का उदाहरण क्या है कि जो उत्प्रेरक को नष्ट करता है, तो यहाँ जैसे लिख लीजिए, जैसे होता है AS2O3, आर्सेनिक ऑक्साइड इसको बोला जाता है AS2O3। तो अब यह जो होता है उत्प्रेरक को क्या करता है, नष्ट कर देता है। यह क्या काम इसका है, उत्प्रेरक को नष्ट करता है, उसे क्या कहेंगे, संदमक कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी को यह समझ में आ गया होगा कि संदमक क्या है। नहीं समझ में आया होगा तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए। उत्प्रेरक का सिद्धांत, उत्प्रेरक कितने सिद्धांत होते हैं, तो याद रखिए उत्प्रेरक के 3 सिद्धांत होते हैं। तीनों सिद्धांतों को बारी बारी से आपको बताया जाएगा। आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे नोट करते चलिए। तो यहाँ लिख लीजिए, उत्प्रेरक के 3 सिद्धांत हैं। उत्प्रेरक के 3 सिद्धांत होते हैं। उत्प्रेरक के कितने सिद्धांत होते हैं, तो 3 सिद्धांत होते हैं। अब यहाँ पहला का नाम क्या है, तो पहला नाम नोट कर लीजिए आप लोग, पहला, दूसरा और यहाँ पर तीसरा। तो पहला का नाम है माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत पहला है। और दूसरा का नाम है अधिशोषण का सिद्धांत। अधिशोषण का सिद्धांत। और तीसरा का नाम है आधुनिक सिद्धांत। तो 3 सिद्धांत हैं उत्प्रेरक के। अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक यौगिक सिद्धांत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं, एक एक चीज़ को आपको बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कीजिए। अब यहाँ पे नोट कर लीजिए, माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत मतलब माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। और इसके खोज कौन किए थे और किस सन में यह खोज हुआ था माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत का। तो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, याद रखिए क्लीमेंट तथा डेसार्व ने 1806 ईस्वी में इसके बारे में खोज किए थे। तो आप सभी विद्यार्थी इसे नोट कर लीजिए। इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्लीमेंट तथा डेसार्व ने सन 1806 ईस्वी में किया था। तो माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत किसने किए थे, तो क्लीमेंट तथा डेसार्व ने सन 1806 ईस्वी में किए थे। अब इस सिद्धांत के अनुसार मतलब इन्होंने क्या बताए थे,
इस सिद्धांत के अनुसार। तो इनके नियम को आप सभी विद्यार्थी 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको नियम अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो इनके जो सिद्धांत हैं, तो सिद्धांत क्या हैं, तो यहाँ आप सभी विद्यार्थी से पहले नोट कर लीजिए और तब उसके बाद से आप इसको 2 बार पढ़ लीजिए। तो अभिकारकों में से एक अभिकारक और उत्प्रेरक परस्पर संयोग करके एक माध्यमिक यौगिक बनाते हैं। फिर यह माध्यमिक यौगिक दूसरे माध्यमिक यौगिक से क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद देता है तथा उत्प्रेरक अलग हो जाता है। तो ये सिद्धांत को आप सभी विद्यार्थी 2 बार पढ़ना है और उसके बाद से उदाहरण जब समझेंगे तो आपका ये नियम तुरंत क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले समझेंगे, अभिकारकों में से एक अभिकारक और एक उत्प्रेरक परस्पर क्या करते हैं, संयोग करके क्या बनाते हैं, माध्यमिक यौगिक बनाते हैं। फिर यह माध्यमिक यौगिक दूसरे माध्यमिक यौगिक से क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और उत्प्रेरक को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे A+B है। अब यह उत्प्रेरक के उपस्थित में जब गर्म करते हैं, ये C जो है उत्प्रेरक है, C क्या है, उत्प्रेरक है। और जब उपस्थित में जब गर्म करते हैं तो यहाँ केमिकल बनता है AB। क्या बना, AB बनता है। अब इन दोनों में से अभिकारकों में से एक अभिकारक किसी को अब यहाँ उत्प्रेरक के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है अभिकारकों में से एक अभिकारक। तो इन दोनों में से कोई एक अभिकारक को लेंगे। तो मान लीजिए एक अभिकारक A हो गया और एक जो है उत्प्रेरक, ध्यान देंगे, और उत्प्रेरक का है C है। जब उत्प्रेरक C परस्पर क्या करते हैं, संयोग करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर AC बनता है। तो AC का नाम हो जाएगा माध्यमिक यौगिक। क्या नाम होगा, माध्यमिक यौगिक बन गया। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यह बन गया माध्यमिक यौगिक। अब यहाँ लिखा गया जब माध्यमिक यौगिक बनता है, फिर यह माध्यमिक यौगिक दूसरे माध्यमिक यौगिक से क्या करता है, क्रिया करता है। अब यहाँ पे जो है माध्यमिक यौगिक का नाम क्या बना है, AC बना है। अब ये दूसरे से क्रिया करेगा, दूसरे मतलब B। जब B से क्रिया करे मतलब A मतलब प्रथम से यहाँ प्रयोग कर चुके हैं, अब बचा B। अब B से जब क्रिया करेगा तो यह जो बनेगा इसका नाम बनेगा AB बन जाएगा और इसमें C जो है उत्प्रेरक अलग हो गया। अब A B मिल जाएगा एक पास और C जो है
अलग हो गया, और सी जो है इसका नाम क्या है, उत्प्रेरक है, और उत्प्रेरक लास्ट में क्या हुआ, अलग हो गया। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, इसका जो नियम यहाँ बनाया गया सेम इसमें लिखा गया है, बस आपको 2 बार पढ़ना है। अभिकारकों में से एक अभिकारक, अब यहाँ अभिकारक जो लिया गया है अभिकारक है और यह उत्पाद है, उसमें से एक लेंगे और एक उत्प्रेरक लेंगे, माध्यमिक यौगिक बनाएंगे। माध्यमिक यौगिक बनने के बाद से और यह दूसरा जो हमारा जो है माध्यमिक यौगिक को लेकर के जब यहाँ पे गर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, उत्पाद बनता है, और अभिकारक क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो सी जो हमारा है क्या है, अभिकारक है कि उत्पाद है, क्या है, तो याद रखिए सी जो है उत्प्रेरक था। यहाँ पे देखिए सी को उत्प्रेरक था और यहाँ उत्पाद बना, लेकिन ये उत्प्रेरक जो है उत्पाद के रूप में बन गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तभी आप लोग भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, समझ में भी आ गया होगा तभी आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसे ध्यान से जब देखेंगे और अच्छे से जब पढ़ेंगे, एक एक लाइन को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद तुरंत हो जाएगा। अब इस सिद्धांत से क्या लाभ हुआ, क्या इसकी विशेषताएं हैं और इससे कमियां क्या हैं, तो अब यहाँ नोट कर लीजिए। माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो इसकी विशेषताएं जो है निम्न हैं। निम्न मतलब यह पहला समझेंगे कि यह सिद्धांत उत्प्रेरक की विशिष्टता को क्या करता है, प्रमाणित करता है। तो पहला यह विशेषता नोट कर लीजिए कि यह सिद्धांत उत्प्रेरक की विशिष्टता को प्रमाणित करता है। क्या करता है, यह सिद्धांत जो है उत्प्रेरक के विशिष्टता को क्या करता है, प्रमाणित करता है। पहला विशेषता आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यह जो सिद्धांत है, माध्यमिक यौगिक जो सिद्धांत है, उत्प्रेरक की विशिष्टता को क्या करता है, प्रमाणित करता है। अब दूसरा विशेषता है कि यह सिद्धांत समांग और विषमांग दोनों प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या करता है। तो यहाँ नोट कर लीजिए दूसरा, यह सिद्धांत समांग तथा विषमांग दोनों प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या करता है। तो दूसरा भी बहुत आसान है कि यह जो सिद्धांत है समांग और क्या है, विषमांग दोनों प्रकार के उत्प्रेरक का क्या करता है, व्याख्या करता है। अब तीसरा सिद्धांत समझेंगे। तीसरा सिद्धांत क्या है, तो तीसरा सिद्धांत है, यह सिद्धांत सिद्ध करता है कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक अपरिवर्तनशील होता है। तो तीसरा विशेषता यहाँ पे लिख लीजिए, यह सिद्धांत सिद्ध करता है कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो है अपरिवर्तनशील होता है। तीसरा जो है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है कि यह सिद्धांत सिद्ध करता है कि अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होते हैं वह अपरिवर्तनशील होता है। और लास्ट जो इसकी विशेषताएं हैं, चौथा, कि यह सिद्धांत द्वारा यह प्रमाणित होता है कि किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो होते हैं सूक्ष्म मात्रा में ही क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। यहाँ नोट कर लेंगे कि यह सिद्धांत द्वारा यह प्रमाणित होता है
होता है कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही आवश्यक होती हैं। तो यह चौथा विशेषता को ध्यान देंगे कि यह सिद्धांत द्वारा यह प्रमाणित होता है कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, सूक्ष्म मात्रा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। सूक्ष्म मतलब कम मात्रा की इसमें क्या होती हैं, आवश्यकता होती हैं। अब इन सिद्धांत की कमियां क्या हैं, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत की कमियां क्या हैं। अब यहाँ कमियां नोट कर लीजिए। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत की कमियां, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत की कमियां, सिद्धांत में क्या कमियां है। तो इस सिद्धांत में कमियां जो है निम्न हैं। पहला समझेंगे। अब पहला है कुछ अभिक्रियाओं में माध्यमिक यौगिक नहीं बनते हैं। जो कुछ अभिक्रिया ऐसे हैं जिसमें माध्यमिक यौगिक क्या होते हैं, नहीं बनते हैं, इनकी व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती हैं। तो यहाँ कमी जो है क्या है, कुछ जो अभिक्रियाएं होती हैं, यहाँ लिख लेंगे कुछ अभिक्रियाएं में माध्यमिक यौगिक नहीं बनते हैं। कुछ अभिक्रियाएं में क्या नहीं बनते हैं, माध्यमिक यौगिक नहीं बनते हैं। जब नहीं बनते हैं तो क्या है, कमियां हैं। तो माध्यमिक यौगिक नहीं बनते हैं, उनकी व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत द्वारा नहीं किया जा सकता, नहीं की जा सकती। पहला समझ में आ गया होगा कि कुछ अभिक्रियाएं में जो हैं माध्यमिक यौगिक जो नहीं बनते हैं, तो इनकी व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा क्या किया जाता है, नहीं किया जा सकता है। तो यह जो है सभी अभिक्रिया में नहीं होते हैं, कुछ अभिक्रियाओं में यह ऐसा जो है माध्यमिक यौगिक नहीं बनते हैं, इसलिए जो है माध्यमिक यौगिक में क्या है, कमियां पाया गया। अब यह इस सिद्धांत जो उत्प्रेरक वर्धक होते हैं, उत्प्रेरक विष होते हैं, में कोई व्याख्या नहीं करता है। तो उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, इसके बारे में बताया जा चुका है। आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो यह सिद्धांत उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक वर्धक तथा उत्प्रेरक विष की कोई व्याख्या नहीं करता है, नहीं करता है। तो दूसरा भी कमी समझ में आ गया होगा कि यह जो सिद्धांत होता है उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष की कोई क्या करता है, व्याख्या नहीं करता है। तो आज का पढ़ाई कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते भी चलिए, जिससे आपको एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। अब हमारा दूसरा जो सिद्धांत है अधिशोषण का सिद्धांत है। तो अधिशोषण का जो सिद्धांत है वह कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना न भूलिएगा, क्योंकि यह 3 सिद्धांत बहुत ही IMP है। तो आज का वीडियो इतना ही। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी के ऑप्शन को जब ओके करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आता है, तो ऑल वाले ऑप्शन को आप लोग